बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी साबर अली पढ़ियार है और मैं शोबा वकालत से 2008 से वाबस्ता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एफआईआर से रिलेटेड लॉ और इसके जो प्रोसीजर है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। जब भी एक क्राइम कमिट होता है तो उस क्राइम से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन जब पुलिस स्टेशन में गुजारी जाती है तो उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड हो। क्योंकि जो लॉ है सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसमें ये बड़ा क्लियर है कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ये टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी इंफॉर्मेशन आप पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे तो जो आप इन रिटन लेके जाएं, या अगर कोई अनपढ़ शख्स है और वो एप्लीकेशन को जो है वो इन रिटन फॉर्म में नहीं दे सकता तो वो ओरल इंफॉर्मेशन बता देता है। तो जो ऑफिसर इन चार्ज है ऑफ पुलिस स्टेशन, अगर उसको ओरल बताई जाएगी इन्फॉर्मेशन तो उसको वो हरफ ब हरफ जो है वो लिखेगा, जो इन्फॉर्मेंट जो है वो बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको हरफ ब हरफ लिख के एफआईआर दर्ज करेगा उसके मुताबिक। और अगर आप एक इन्फॉर्मेंट जो है इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में दे रहा है तो उसको रिप्रोड्यूस किया जाएगा एफआईआर के रजिस्टर में। ये एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है किसी भी पुलिस स्टेशन के हेड की, ऑफिसर इंचार्ज की, कि जब भी उसके पास कोई एप्लीकेशन आएगी और वो एप्लीकेशन जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस उसमें कॉन्स्टिट्यूट हो रहा होगा तो उसको जो है वो एफआईआर देने का बाउंड होगा एज पर लॉ। अब एफआईआर जब आप एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं, सारा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, या आप एक एसएचओ है वो रिलक्टेंट है और वो आपकी एप्लीकेशन पे जो है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा, फ़र्ज़ करें नहीं कर रहा, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है? फिर आपके पास रेमेडी ये है कि आप अंडर सेक्शन 22A 22B ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आप एक पिटिशन फाइल करते हैं बिफोर दी लर्नर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास। और 22A 22B की पिटिशन फाइल करने के बाद जो आप पिटिशन फाइल करते हैं वो जस्टिस ऑफ पीस जो है, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, उसको जस्टिस ऑफ पीस भी कहते हैं। जस्टिस ऑफ पीस जो है वो आपके उस एप्लीकेशन पे पुलिस की रिपोर्ट जो है वो मंगवाता है कि क्या ये अक्रंस हुआ है या नहीं हुआ। तो उस पुलिस की रिपोर्ट में जब पार्टीज़ को सुनने के बाद एसएचओ कंसर्न्ड जो है वो रिपोर्ट सबमिट करता है और फिर रिपोर्ट को कंसिडर करके जो है वो देखा जाता है कि क्या ये ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो जो जस्टिस ऑफ पीस है वो एक डायरेक्शन जारी कर देगा कि जो कंप्लेनेंट का वर्जन है उसको जो है वो 154 के अंडर जो है वो रजिस्टर किया जाए। और अदरवाइज़ आपकी सिंपल वे में अगर कोई आपको जो है वो पुलिस वाले नहीं कर रहे, रिलेक्टेंट नहीं है पुलिस ऑफिसर, तो वो आपकी एप्लीकेशन वैसे ही इंटरटेन कर लेगा और उसको एफआईआर रजिस्टर कर देगा। ये एक सैम्पल है एफआईआर का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रजिस्टर्ड एफआईआर है और इसमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो सेक्शन 154 का ये एक परफॉर्मा है एफआईआर का। इसमें आपकी जो स्टोरी है कंप्लेनेंट की उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है। जो आप एप्लीकेशन जो है वो फाइल करके आते हैं एसएचओ के पास, ये एफआईआर के परफॉर्मा में उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है। उससे पहले उसमें सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की जाती हैं। इसके 6 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले इसका जो है वो नंबर ऑफ एफआईआर, जो एक सीरियल नंबर होता है कि इससे पहले कितनी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं। फ़र्ज़ करें ये एफआईआर है, इसका नंबर है 429/20 और साथ इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि थाना कौन सा है, ग्रीन टाउन थाना है, ज़िला लाहौर। ई टैग नंबर इस पे जो है वो लिखा हुआ है, ई टैग नंबर। ई टैग नंबर वो है जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करने गए, ये ई टैग नंबर है इधर।
तो आप आजकल चूँकि वो मॉडर्न पुलिस स्टेशन है और ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो हो गया हुआ है, तो आप जब एक एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो आपको एक ई टैग नंबर दिया जाता है, वो इस पर रिप्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद एफआईआर जब रजिस्टर हो गई है तो फॉर द कंटेस्ट ऑफ केस आप कर लें, आपने इसमें जो है वो आगे केस को कंटेस्ट करना है, तो उस बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। फ़र्ज़ करें इसमें जो है वो आगे लिखा हुआ है तारीख़ व वक़्त वक़ूआ, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जो अक्रंस का जो है वो बेसिकली है डेट एंड टाइम, इसमें वो मेंशन किया जा रहा है कि इस डेट को और इस वक़्त पे ये अक्रंस हुआ था। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि ये 1/3/2020 को अक्रंस हुआ था और टाइम उसका था 7 PM। अब उसके बाद ये तो अक्रंस है। अब अक्रंस के बाद जो कंप्लेनेंट ऑफ एफआईआर है वो पुलिस के पास रिपोर्ट करने कब जा रहा है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें आप कुछ टाइम स्पेंड करके जाते हैं पुलिस के पास सॉरी, तो वो डेफिनेटली उसका जो है वो फ़ायदा अल्टीमेटली जो है वो अक्यूज्ड को होगा, क्योंकि ये एक इस बारे में जो है ना वो जर्नल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप आफ्टर स्पेंडिंग अ टाइम आप गए हैं उसके पास रजिस्टर करवाने के लिए एसएचओ के पास, तो ये कंसिडर किया जाता है, ये समझा जाता है कि आपने पहले जो है वो मशवरा किया है कि मैं इस एफआईआर की स्टोरी में किस किस बंदे को फिट करूं, किस किस बंदे को कौन सा रोल दूं, ताकि उसको जो है वो फर्दर आने वाले वक्त में फ्यूचर में जो है उसको उसके मुताबिक सज़ा करवा दी जाए। नॉर्मली हमारी सोसाइटी का जो है वो इसमें जर्नल हमारी सोसाइटी का जो इस टाइम इमेज है वो भी ये है कि अगर फ़र्ज़ करें एक अक्रंस हुआ है, उस अक्रंस में अगर एक बंदा इन्वॉल्व है तो जो कंप्लेनेंट पार्टी है, कंप्लेनेंट पार्टी की विश होगी कि उस एक बंदे की हद तक ना रह जाए, वो उसके बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोल में उस एफआईआर की स्टोरी में फिट कर लेते हैं, ताकि हम इनके जितने बंदे मैक्सिमम हो सकें इस वकूआ में फंसाएं और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स लें। जब हम लॉ पढ़ रहे थे तो हमें ये बताया जाता था कि जो हमारा सोसाइटी का जो व्यू है वो ये है कि पहला झूठ जो है वो मदई खुद जो है वो जाके थाने में बोलता है। अगर एक सच पे बेस एफआईआर रजिस्टर करवाई जाए तो उसके बहुत चांसेस होते हैं कि आप उस अक्यूज़ को कन्विक्शन में जो है वो उसको कन्विक्शन करवा लें। लेकिन अगर आप एक झूठ पे मबनी एफआईआर लेके जा रहे हैं, अक्रंस एक बंदे ने किया है, आपने 7 बंदे उसमें फिट कर दिए हैं, अब उनसे रिलेटेड आपको एविडेंसेस भी प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, ओरल एविडेंसेस प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। वहाँ पे आके जो है वो जहाँ पे झूठ है और आगे आप फर्दर उसके ट्रायल में जब जाते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन एक जो ऐसा वेपन है जिसमें जो है वो एक विगमोर कहता है कि इट्स अ ग्रेटेस्ट इंजन टू फाइंड आउट द ट्रूथ। तो अल्टीमेटली जो है वो आपको ट्रूथ डिटरमिन करते हुए आप अपना सच्चा वकूआ भी जो है वो उसमें भी अक्यूज़ को पनिशमेंट नहीं करवा सकते जब आप दूसरे को अक्यूज़ जो अपनी मर्ज़ी के घुसेड़ते हैं। तो इसमें देखा जाएगा कि आप कितना टाइम स्पेंड करके पुलिस के पास गए हैं। इसमें डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट वो लिखी हुई है 2/3/2020, यानी कि 1/3/2020 को अक्रंस हुआ है, 2/3/2020 को इसकी आप रिपोर्ट कर रहे हैं 24 घंटे के बाद अब जब 24 घंटे के बाद आप रिपोर्ट कर रहे हैं और इसमें एक कॉलम है उसमें लिखा होता है कि जाए वकूआ से फासला थाना से और सिमत, ये मेंशन करता है कि जो कंप्लेनेंट है उसका फासला कितना है थाने से, उसके घर का कितना फासला है, ये जो वकूआ हुआ है जिस जगह पे हुआ है उस जगह से उस पुलिस स्टेशन का जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है उसका कितना डिस्टेंस है। यानी कि इसमें डिस्टेंस लिखा हुआ है कि ये 1 किलोमीटर जानबे जनूब। अब आप ये देखें कि 1 किलोमीटर की हदूद में पुलिस स्टेशन है,
और ये कंप्लेनेंट जो है 24 घंटे गुजार के एफआईआर रजिस्टर्ड करवा रहा है। तो क्या ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट नहीं करेगा? ये बेनिफिट ऑफ डाउट डेफिनेटली क्रिएट करेगा कि 1 किलोमीटर एक अक्रंस है, आप 365 इसका जुर्म है, 365 और 302 पीपीसी, आप 24 घंटे गुजार के पुलिस के पास जा रहे हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने, तो ये समझा जाएगा कि आपने जो स्टोरी इसमें लिखी है उसको पहले आपने घर में हम मशवरा होके कंसल्ट करके फिर ये स्टोरी नरेट की है, और इसमें जो है वो जो बेगुनाह है या गुनहगार है उसको किस हिसाब से आपने फंसाया। आप पहले ही अपना जो है वो इमेज ये लेके आए हैं कि आप 24 आवर्स के बाद आ रहे हैं पुलिस स्टेशन में, 1 किलोमीटर का फासला है, 24 आवर्स स्पेंड करके आ रहे हैं, तो आप डिले क्यों करके आए हैं? डिले इन अक्रंस एंड डिले इन रिपोर्ट जो है वो 24 घंटे का क्यों है? ये चीज़ जो है वो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट जाती है, हमेशा अक्यूज़ के बेनिफिट में जाती है। अब उसके बाद इसमें कंप्लेनेंट का एड्रेस आ जाएगा, उसमें जो है वो ऑफेंसेस जो है, जो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ऑफेंसेस बनते होंगे वो रिप्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, और फाइनली इस पे आ जाती है कंटेंट्स ऑफ एफआईआर। कंटेंट्स ऑफ एफआईआर जो हैं वो बेसिकली वो स्टोरी है जो एक एप्लीकांट एप्लीकेशन देता है पुलिस स्टेशन में, और वो इधर रिप्रोड्यूस कर दी जाती है। कंटेंट्स ऑफ एफआईआर में ये देखा जाता है कि इसने स्टोरी नरेट क्या की है, इसने किस बंदे को क्या रोल दिया है, क्या इसके रोल के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें जो है इसके जो विटनेसेस हैं एफआईआर में, कंप्लेनेंट के विटनेसेस हैं वो प्रॉपरली हैं या नहीं हैं, क्या एफआईआर में जो है वो कंप्लेनेंट के अलावा किसी ने ये अक्रंस देखा है या नहीं देखा। अगर एक नॉन अक्यूज़ के अगेंस्ट एफआईआर है तो क्या उसको कोई रोल भी असाइन किया गया या नहीं किया गया। अगर अननोन अक्यूज़ के अगेंस्ट कोई एफआईआर है तो क्या अननोन अक्यूज़ के हुलिया जात, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जब भी एक अननोन अक्यूज़ड होगा जो बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए आपने जो है वो एफआईआर का में नरेट करना होता है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में कि हमारा ये मुल्ज़म है। अगर आप एफआईआर में उसके हुलिया जात नहीं देते तो इसका भी बेनिफिट एंड पे जो है वो अक्यूज़ को जाता है, क्योंकि अगर आपने अननोन अक्यूज़ को देखा है तो उसके जो हुलिया जात हैं आपको इसमें मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप मेंशन नहीं करते तो ये भी कंप्लेनेंट के अगेंस्ट वीक टाइप ऑफ एफआईआर है। तो ये बेसिकली बेसिक जो है वो बातें थी एफआईआर जो है उसके कंटेंट्स पढ़ के आप फिर उसकी प्रिपरेशन जो है वो करते हैं कि आप इसमें कंप्लेनेंट साइड पे क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, आप इस पे अक्यूज साइड पे क्या कर सकते हैं मैक्सिमम। और ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि एफआईआर जो न्यूली एंटर्ड हैं इस प्रोफेशन में मेरे भाई, वो 1 या 2 मरतबा जब मैं प्रोफेशन में आया था तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया था, हम बड़े वो गए तैयार करके, तो उन्होंने कहा कि जनाब एफआईआर कितनी बार इसको रीड आउट किया है। तो मैंने उनसे कहा जनाब मैंने 3 बार किया। उन्होंने कहा कि इसका सेक्शन कितना है, मैंने कहा जी 154। उन्होंने कहा कि एट लीस्ट इसको 154 मरतबा रीड आउट करें और हर दफ़ा आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। तो ये आप जितना इसको डीपली स्टडी करेंगे उतना ही आप इसमें से फैक्ट्स निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग उसमें लॉ निकालेंगे, जजमेंट्स निकालेंगे। आप कंप्लेनेंट साइड पे रिप्रेजेंट कर रहे हों या आप उसमें जो है वो अक्यूज साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हों, आपकी प्रिपरेशन जो है वो एफआईआर से रिलेटेड या उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो एफआईआर भी हमने डिस्कस की, इसमें इसकी रेमेडीज़ भी डिस्कस की अगर एफआईआर जो है वो आपकी रजिस्टर नहीं होती। और फिर जो है हमने इसमें डिस्कस किया कि इसके मतलब जो इसको रीड आउट करने का तरीक़ाकार क्या है, वो थोड़ा सा मैंने जो मेरे इल्म के मुताबिक था मैंने आपसे शेयर किया। और आखिरकार हमने इसके कंटेंट्स देखे, कंटेंट्स के मुताबिक हमने जो है इसको लेके जाना है, चाहे फिर
डेफिनेटली जो दो मुअज़्ज़ज़ वकला साहबान इसमें पेश होते हैं, एक अक्यूज़ की तरफ से, एक कंप्लेनेंट की तरफ से, दोनों की विश होती है कि वो अपना बेस्ट रिज़ल्ट दें, और वो दोनों जब तक इसको जो है वो एक अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करेंगे, उसके फैक्ट्स नहीं निकालेंगे, इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे, तब तक जो है वो इसमें जो है वो आप अपना व्यू क्लियर नहीं कर सकेंगे। तो ये मेरा पास थोड़ा सा हम्बल नॉलेज था, जब मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।